नमस्कार रेल साथियों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हमने लिया है बहुत ही छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है कि जितनी भी रेलवे की डिपार्टमेंटल एग्जाम होती हैं, उस प्रश्न पत्र में इसके 2 प्रश्न कन्फर्म होते हैं। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और मात्र 8-10 लाइनें हैं, जिनको मात्र 15 मिनट या 10 मिनट की तैयारी से आपके 2 प्रश्न रेलवे विभागीय परीक्षाओं में बिल्कुल राइट हो जाएंगे और आते भी होंगे आपको। बहुत से रेल साथियों को ये टॉपिक क्लियर भी होगा, लेकिन ये उन रेल साथियों के लिए है जो रेलवे में नए हैं और इस टॉपिक से अभी अनभिज्ञ हैं और इस टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। और ये बहुत ही छोटा और इजी टॉपिक है। इसका पर्सनली वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि प्रत्येक पेपर में इसके 2 प्रश्न होते हैं और उस पेपर में भी 2 प्रश्न होते हैं और कोई सा ना कोई सा उसमें पूछा जाता है, कोई सा पूछा जाता है। तो इस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। जी हाँ, आप सभी भली भांति परिचित होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। SF1, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7, SF4, SF5, SF6, SF7, SF8, SF9, SF10 और SF11 और इसके बाद SF11A, फिर 11B और फिर 11C और एक लास्ट है SF14, जिसको आप SF14 बोलते हैं। अब इसमें बहुत ही छोटा सा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म का, और स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित 2 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न पत्र में देखे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र है, वो चाहे टेक्निकल का हो, नॉन टेक्निकल का हो, APO हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर हो, SO सीनियर क्लर्क हो, जूनियर क्लर्क हो, CSWLY हो, JE हो, EWM हो, AOM हो, रेलवे की जितनी भी विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनमें स्टैंडर्ड फॉर्म से 2 प्रश्न जरूर आपको प्रश्न पत्र में मिलते हैं। अब मैं यहाँ इसको क्रमबद्ध नहीं बता के, मैं सीरीज बाई नहीं चल के, मैं सीरियल नंबर के अनुसार नहीं चल के आपको उस हिसाब से बताऊंगा कि जिस हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाता है और उसके बाद कौन सा पूछा जाता है। मैं एक बार पुनः बता दूं, ये उन रेल साथियों के लिए वीडियो है जो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं, रेलवे में नए हैं या रेलवे की विभागीय परीक्षाओं से परिचित नहीं है और उनको नहीं पता है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक हर बार रिपीट होता है प्रश्न पत्र में और उस टॉपिक से कितने प्रश्न होते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो BR क्लासेस के ग्रुप में 90+ कर रहे हैं, टेस्ट के अंदर जिनके नंबर 90+ आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, ये उन लोगों के रेल साथियों के लिए है जो रेलवे में बिल्कुल नए हैं और जिनके टेस्ट के अंदर अभी वो 50+ करने में भी उनको दिक्कत आ रही है।
तो मेरी बातचीत के अनुसार पता लगा कि वो अभी रेलवे में है और विभागीय परीक्षाओं से अभी परिचित हैं, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है। और स्टैंडर्ड फोरम के टॉपिक पे बात, इस टॉपिक की वीडियो बनाने का कारण यही है कि इससे एक तो चाहे रेलवे की कोई भी विभागीय परीक्षा हो, उसमें इसके 2 प्रश्न होते हैं और ये बहुत इजी टॉपिक है। जैसे राजभाषा एक बहुत ही इजी टॉपिक है और प्रश्न पत्र में उसके 10 प्रश्न होते हैं राजभाषा के, उसी हिसाब से 2 प्रश्न स्टैंडर्ड फोरम से भी होते हैं। तो मैं आपको यहाँ सीरियल बाई नहीं बता करके मैं आपको सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, यानी उत्तरोत्तर क्रम में सबसे टॉप, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, इस हिसाब से बताऊंगा। सबसे ज्यादा बार जो अब तक पूछा गया है वो SF7 है। सबसे ज्यादा बार जो अब तक पूछा गया है रेलवे की विभागीय परीक्षाओं में, जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फोरम पूछा गया है वो पूछा गया है SF7। और ये SF7 किसके लिए होता है? ये SF7 होता है जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए। जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए, जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए स्टैंडर्ड फोरम 7 का यूज किसके लिए किया जाता है? जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए। ये स्टैंडर्ड फोरम जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए, ये सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है वो स्टैंडर्ड फोरम 7 पूछा गया है। ये होता है जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए स्टैंडर्ड फोरम 7 का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो पूछा गया है स्टैंडर्ड फोरम 2। स्टैंडर्ड फोरम 2 ये होता है समझा गया निलंबन या प्रमाणित निलंबन, या जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं डीम्ड सस्पेंशन, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं डीम्ड सस्पेंशन। समझा गया निलंबन या प्रमाणित निलंबन, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं डीम्ड सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन, समझा गया निलंबन या प्रमाणित निलंबन। ये सबसे ज्यादा डीम्ड सस्पेंशन के लिए, समझा गया निलंबन या प्रमाणित निलंबन, डीम्ड सस्पेंशन के लिए स्टैंडर्ड फोरम 2 का प्रयोग किया जाता है। तो 1 नंबर पे है स्टैंडर्ड फोरम 7 जो कि जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए होता है। और 2 नंबर पे जो हमने लिया है वो लिया है सीरियल नंबर 2 पे लिया है SF2। ये डीम्ड सस्पेंशन के लिए, यानी समझा गया निलंबन या प्रमाणित निलंबन के लिए स्टैंडर्ड फोरम यूज किया जाता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है SF5 और SF11। SF5 और SF11, देखिए SF5 जो होता है वो बड़ी शास्त्री की चार्जशीट के लिए होता है। वो बड़ी शास्त्री की चार्जशीट के लिए होता है। बड़ी शास्त्री की चार्जशीट के लिए SF5 का उपयोग किया जाता है। बड़ी शास्त्री की चार्जशीट के लिए, बड़ी शास्त्री की चार्जशीट के लिए SF5 का प्रयोग किया जाता है। और SF11 है जो छोटी शास्त्री की चार्जशीट के लिए, छोटी शास्त्री की चार्जशीट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद जो अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो SF5 और SF11 पूछा जाता है। SF5 और SF11 पूछा जाता है। SF5 बड़ी शास्त्री की चार्जशीट के लिए और SF11 छोटी शास्त्री की चार्जशीट के लिए। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो ये 4 स्टैंडर्ड फोरम पूछे गए हैं। SF7 है जो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए है। स्टैंडर्ड फोरम 2 है जो डीम्ड सस्पेंशन, प्रमाणित निलंबन या समझा गया निलंबन के लिए है। SF5 बड़ी शास्त्री की चार्जशीट के लिए आता है और SF11 छोटी शास्त्री की चार्जशीट के लिए आता है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे SF3 की। SF3 की, SF3 प्रयोग किया जाता है निर्वाह भत्तों की स्वीकृति के लिए। निर्वाह भत्तों की
स्वीकृति के लिए निर्वाह भत्तों की स्वीकृति के लिए निर्वाह भत्तों की स्वीकृति के लिए SF3 का प्रयोग किया जाता है। अब निर्वाह भत्तों की स्वीकृति किसको जरूरत पड़ती है, तो वो सस्पेंडेड एम्प्लॉय को निर्वाह भत्तों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब रेलवे एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसके जब उसका नौकरी के अलावा कोई अन्य आय का साधन नहीं है तो उसका गुजारे के लिए, उसको परिवार को चलाने के लिए, उसके खर्चों के लिए निर्वाह भत्तों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म 3 है ये निर्वाह भत्तों की स्वीकृति के लिए काम में लिया जाता है। जब एम्प्लॉय रेलवे एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है तो फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म 3 की फॉर्म की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि उसको निर्वाह भत्तों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 3 का प्रयोग किया जाता है। निर्वाह भत्तों की स्वीकृति के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 3 का प्रयोग किया जाता है। निर्वाह, और ये निर्वाह भत्ते किसको चाहिए, ये सस्पेंडेड एम्प्लॉय को चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उसके परिवार चलाने के लिए नौकरी के अलावा कोई अन्य आय का साधन नहीं है तो उसे निर्वाह भत्तों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आते हैं हम 5 नंबर पर, सीरियल नंबर 5। इस पे लेंगे सीरियल नंबर 5 पे हम SF4। SF4 आता है जो निलंबन से बहाली के लिए आता है। निलंबन से बहाली, जब रेलवे कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है और जब वापस उसको निलंबन से बहाली के लिए बहाल किया जाता है उसको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का प्रयोग किया जाता है। तो SF4 किसके लिए आता है, निलंबन से बहाली के लिए, निलंबन से बहाली के लिए, निलंबन से बहाली के लिए निर्वाह भत्तों की, निलंबन से बहाली के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म, निलंबन से बहाली के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लेंगे SF8। SF8 लेंगे, SF8 लेंगे। SF8 किसके लिए आता है, SF8 आता है प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए, प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए SF8 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लेते हैं SF6। SF6 का किसके लिए प्रयोग किया जाता है, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 6 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लेंगे SF8 का ले लिया हमने, प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। उसके बाद हम लेंगे SF10 का प्रयोग किया जाता है ज्वाइंट कार्रवाई के लिए, यानी संयुक्त कार्रवाई के लिए, SF10 का प्रयोग किया जाता है, संयुक्त कार्रवाई के लिए SF10 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लेंगे SF9। SF9 है जो, ये नियम आजकल हटा लिया गया है, ये नियम आजकल हटा लिया गया है। ये पूछा भी जाता है कई बार कि कौन सा नियम हटा लिया गया है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म हटा लिया गया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो 9 है वो हटा लिया गया है, विशेष रूप से याद रखें। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो SF पूछा जाता है, SF14 भी इंपॉर्टेंट है। SF जो स्टैंडर्ड फॉर्म 14 है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो 14 है वो रेलवे रिटायर कर्मचारी के लिए होता है। रेलवे रिटायर कर्मचारी को चार्जशीट देने के लिए, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को चार्जशीट देने के लिए SF14 का प्रयोग किया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए
सेवानिवृत्त कर्मचारी को चार्जशीट देने के लिए SF4 का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो 1-4 है वो सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को चार्जशीट देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो आपको 3 और छोटे छोटे हैं वो समझने हैं। SF11A, SF11B और SF11C। ये जो SF11A है ये छोटी शास्ति में बड़ी शास्ति की कार्रवाई के लिए किया जाता है। SF11A है जो छोटी शास्ति में बड़ी शास्ति की कार्रवाई के लिए किया जाता है। और ये जो SF11B है ये छोटी शास्ति में जांच करने की कार्रवाई के लिए किया जाता है। ये जो SF11B है ये छोटी शास्ति में जांच करने की कार्रवाई के लिए किया जाता है। और ये जो SF11C है ये बड़ी शास्ति में छोटी शास्ति की कार्रवाई के लिए किया जाता है। ये जो 11A है ये छोटी शास्ति में बड़ी शास्ति की कार्रवाई के लिए किया जाता है। और ये जो 11C है ये बड़ी शास्ति में छोटी शास्ति की कार्रवाई के लिए प्रयोग में किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो 11B है ये छोटी शास्ति में जांच करने की कार्रवाई के लिए किया जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण। इसमें मैंने ये बता दिया जो सबसे ज्यादा अब तक पूछे गए हैं वो SF7, एक SF फर्स्ट आता है वो निलंबन के लिए आता है। SF1 आता है जो निलंबन के लिए आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो 1 है वो निलंबन के लिए आता है। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे गए हैं वो SF1, SF2, SF5, SF11 और SF7 और SF14। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 निलंबन के लिए, SF2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए प्रमाणित निलंबन या समझा गया निलंबन। स्टैंडर्ड फॉर्म 5 है जो बड़ी शास्ति की चार्जशीट के लिए, SF11 है जो छोटी शास्ति की चार्जशीट के लिए, SF7 है जो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए और SF14 है जो रिटायर सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को चार्जशीट देनी हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म 14 का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी साथियों स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित जानकारी जो आपको समझ में आई होगी। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं। यदि आपको 4-5 लाइनें याद रहने से पेपर में यदि आपको 2 प्रश्न सही हो जाते हैं आपके, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि मेरी सोच और समझ यह है कि जो रेलवे विभागीय परीक्षाओं की तैयारी करता है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होते होंगे। यदि कोई रेलवे ऑफिसर पेपर बनाते समय अगर वो गहराई से स्टैंडर्ड फॉर्म किसी को लेगा तो वो 11A, B और C में से लेगा। 11A, B और C में से लेगा, क्योंकि अभी हाल ही में बीकानेर वेलफेयर इंस्पेक्टर के पेपर में उन्होंने बहुत हार्ड पेपर बनाया। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रश्न भी लिया वो SF11A, SF11B और SF11C में यहां से उन्होंने उठा लिया। तो लेकिन जो अपन ने हाल ही में जो देखा SF1, SF2, SF5, SF11, SF7 और SF14 मैक्सिमम वो इन्हीं में से 4-5 हैं। ये मोस्ट इन्हीं में से वो बार बार पूछता रहता है। तो जितनी भी रेलवे की विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनमें स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित 2 प्रश्न होते हैं और ये 10-12 लाइनें हैं। इनको आप मात्र आधे घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और जहां 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है वहां 2 प्रश्न आपके बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। तो ये बहुत ही ऑलराउंडर टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित 2 प्रश्न वो प्रश्न पत्र में जरूर पूछता है। तो चलिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक ऑलराउंडर टॉपिक के साथ, जो कि JEE, AP, AWM, ग्रुप बी ऑफिसर, APO, AOM, CSWI, वेलफेयर इंस्पेक्टर, OS, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जितने भी रेलवे की विभागीय परीक्षाएं हैं उन सबके लिए
फिर हम लेके आएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, ऑलराउंडर टॉपिक। तब तक इंतजार कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।